नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। और आपके मन में कई बार सवाल आता होगा, जंगल में आग कैसे लग जाती है, कितनी भयानक आग होती है, वेदर कैसे चेंज कर रहा है, आखिर जंगल में ये कौन सी एक्टिविटी है जो आग को इतना भीषण कर दे रही है, फला फला फला। तो आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और आपको जल्दी से बता दें कि आपके सामने आने वाला कौन है। जी हाँ, आईसीएफआरई यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के पूर्व डीजी वीके बहुना हमारे साथ हैं और आज हम जंगल, जल और जमीन के बारे में बहुत सी बातें इनसे जानेंगे। जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुना सर नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे को अपने चैनल में बुलाने का, और मैं भी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जंगल में आग एक ऐसा सवाल है जिससे हर आम आदमी को एक मन में जिज्ञासा सी उठती है, आखिर ये लगता कैसे है। और पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगल की आग की घटनाएं बढ़ी हैं। आपके अनुभव में, क्योंकि जंगल के आप वैज्ञानिक भी हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं, तो आपके अनुभव में इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या है? जंगल में आखिर आग जो है वो लगती कैसे है? देखिए, मैं आपको दो चार चीज़ें समझाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जंगल में आग जो है अभी से नहीं, बरसों से, सालों से, सैकड़ों सालों से चलती आई है। और जब जंगल में बहुत आग लगती थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जब ब्रिटिश राज आया था तो 1860 में एडिनबरा का एक साइंस का एक फोरम था। उन्होंने देखा कि शिमोगा में बहुत ज़्यादा आग से बहुत जंगल नष्ट हो गए थे, और उस समय ये ब्रिटिश को हमारे जो है फॉरेस्ट की जो है स्लीपर के लिए भी होती थी ज़रूरत। तो उन्होंने फिर जो है एक साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे स्थापित किया था 1864 में। ब्रैंडिस को जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जंगल में तो आग लगती रहती है, और जंगल में दो कारण होते हैं आग लगने के। एक होते हैं नेचुरल कारण, जैसे कोई फ्रिक्शन से हो गया है ना, बहुत तेज गर्मी हो रही है, प्राकृतिक कारण हो गया। हाँ, वो तो प्राकृतिक कारण हो गया। दूसरा जो आग जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है वो एंथ्रोपोलॉजिकल, आदमियों के एक्टिविटीज़ के कारण, मनुष्यों के एक्टिविटीज़ के कारण, और उसको इतनी ज़्यादा विकराल रूप जो मिला है वो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, जो वेदर में जो चेंजेज आ गए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उसके कारण आग लग रही है। और जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में अभी बहुत फॉरेस्ट में आग लग रही है। पर जो आग जो लगेगी, तो आग लगने को रोकने के लिए हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट फायर लाइन्स होती हैं। अगर उसमें से फ्यूल लोड समय पे हटा दिया जाए, जैसे नवंबर दिसंबर जो है उस सीजन में फायर लाइन को क्लीन करते हैं, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान में फायर लाइन बनती हैं, वो क्लीन अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, फायर जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा। पर अगर आपने फ्यूल को नहीं हटाया तो उससे क्या होगा, उससे जो है क्राउन फायर जब लग जाती है, ऊपर तक फायर हो जाती है, तो उसको फिर जो है प्रकृति ही बचाएगी बाद में, या तो बारिश होगी नहीं तो जो है वो नहीं हो सकता। तो ये फायर लगने के ये कारण है। सर, जलवायु परिवर्तन को वनाग्नि के मतलब जंगल में आग के कारण का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपने भी अभी बताया। क्या यही मुख्य कारण है या स्थानीय स्तर पर मानवीय गतिविधियां जो है वो ज्यादा बढ़ी? बिल्कुल, मानवीय गतियां बढ़ी हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से जो है समय पर जो है जो फॉरेस्ट फायर लाइन है उसके लिए ग्रांट देना और जनता को मोबिलाइज करना, वो एक अहम कारण है। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं उनको भी जो है वो थोड़ा सा एलिनेट हो गए, मतलब वो अपने, कोई जाएगा जंगल में टूरिज्म करेगा, अपने बीड़ी फेंक देगा है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने नई घास उगाने के लिए जंगल में आग जो लगा देते हैं। तो मानवीय कारण वो मुख्य कारण है, और जो सरकारी तंत्र है
वो इसमें ठीक ढंग से काम जब नहीं करता है, समय पे जो है फायर लाइन को क्लियर नहीं करता है, समय पे पैसा सैंक्शन नहीं होता है, और जब जनता जो लोकल विलेजर हैं, जैसे वन पंचायत उत्तराखंड में है, ज्वाइंट फॉरेस्टमेंट कमेटी हैं, उनको जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के मेजर्स नहीं लोगे, तब तक जो है ये आग हर साल लग रही है। जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जब मैं मिनिस्ट्री में था तो हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को एक स्कीम दी थी, जिसके तहत जो है उनको सैटेलाइट के थ्रू जैसे आग लगती है वो एसएमएस करके पहुंचा देते। तो ये, और आज जो है एसएमएस जो पहुंचा रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि वो सही लोकेशन जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आग को कंट्रोल करने के जो नियम हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए था, हर डिवीजन में, हर कंपार्टमेंट में एक फायर रिस्क असेसमेंट की एक प्लानिंग होती है, और फिर उस फायर मैनेजमेंट के लिए हर एक क्षेत्र में कैसे मोबिलाइजेशन करना है, रिसोर्सेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इक्विपमेंट को, वो होना चाहिए, है ना। और वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फायर लगी जा रही है। सर, ICFRE और उससे जुड़े संस्थानों ने वनाग्नि पर काफी कुछ शोध किया था। इन शोध निष्कर्षों का कितना लाभ वास्तव में जमीनी स्तर पर वन विभाग को मिल रहा है? देखिए, ICFRE ने आज की डेट में जो है, ICFRE क्या है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो ये देखता है कि किस टाइप के फॉरेस्ट में क्या आग लग रही है और नीचे वो बायोडाइवर्सिटी पे क्या क्या असर पड़ता है। पर ICFRE और जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था ब्रिटिश पीरियड में, उन्होंने जो उस समय के फॉरेस्टर जी हाँ आए थे, जब उन्होंने जो रिसर्च करते थे, उन्हीं के प्रयासों से जो है पूरे इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट फायर का एक जो है फायर लाइन बनाई गई, वर्किंग प्लान में कैसे फायर को कंट्रोल करना चाहिए, वो सब फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट और ICFRE ने जो है पहले किया था। आज की डेट में तो ICFRE जो कर चुकी है, इसमें फायर को कंट्रोल करने के लिए ICFRE के साइंटिस्ट तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो तो खाली ये स्टडी करेंगे, भाई यहाँ पे आग लगी थी, यहाँ पे अब बायोडाइवर्सिटी कुछ है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। सॉइल बिल्कुल फिब्रिस हो जाती है और लीचिंग आउट फिर हो जाती है पूरे के पूरे जो है सॉइल के जो कंटेंट होते हैं जो प्लांट के लिए। पर मेरा कहना है कि ICFRE ने और या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो सब ट्रेंड लोग हैं ना, और गवर्नमेंट में भी जो है मंत्री हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनको ये देखना चाहिए कि कैसे फायर को प्रिवेंशन किया जाए। प्रिवेंशन जो है, कंट्रोल तो देखो, जब छोटी मोटी फायर तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फायर कंट्रोल करने के लिए आपको ये है कि आग न फैले, उसको वहीं पे बुझा दिया जाए, उसके लिए प्रयास होने चाहिए। सर, हिमालयी राज्यों में चीड़ के जंगलों को आग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस विषय पर आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर? देखिए, चीड़ का पेड़ में जो उसकी पाइन्स की जो निडिल हैं, उसी के कारण जो है अभी काफी जो है वो एक फ्यूल लोड नीचे डाल देता है चीड़ का। तो चीड़ के जो पाइन की जो निडिल है, अगर आप उनको उठाओगे नहीं, टाइम पे उनका रिमूवल नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो चीड़ के जंगल में ही ज्यादातर फायर लगती है। पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने फायर लाइन में ये जो पाइन की निडिल है, ये एक प्रकार का एक रिसोर्स है, इससे जो है ब्रिकेट बन सकती हैं, कोल की ब्रिकेट बन के, और कोल चार बन सकता है इसका, फिर इससे वो कपड़े बन सकते हैं, छोटे मोटे जो है आपके जैसे ये दरिया हैं, बास्केट हैं, ये बन सकते हैं। फिर इसमें टैनिन होता है, टैनिन से जो है आपका पेस्टिसाइड बन सकते हैं। फिर इसमें आप इससे घर में जो है इसको और भी यूज कर सकते हैं इसका, जैसे अपने खेतों में। तो कहने का मतलब यह है कि चीड़ का जो पाइन की निडिल है, जो उसकी निडिल नीचे गिरती है, उसके कारण तो आग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण तो वो है ही। पर ये एक रिसोर्स है, मैं कहता हूँ इस रिसोर्स का यूज क्यों नहीं करते? आप हर एक जहां पर चीड़ के जो पेड़ हैं वहां पे ब्रिकेट मेकिंग लगाइए ना, आप कोल बनाइए। अभी जो है कोयले की बहुत कमी है, उसमें ईंधन है,
और इसमें अच्छी इसकी कैलोरिक वैल्यू होती है, तो आप एक रिसोर्स को आप यूज क्यों नहीं करते हो? मैं तो ये प्रश्न लगाता हूं गवर्नमेंट से कि डिसेंट्रलाइज लेवल में जितने भी आपके पाइन की नीडल है उसको लोगों से इकट्ठा करवाओ, और मैं तो कहूँ जो वन पंचायत है या जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या फॉरेस्ट राइट एक्ट जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो हमारे आदिवासी लोग हैं जैसे बहुत सारी जगह में हैं अभी, तो वहाँ आदिवासी रहते हैं या जो गांव के लोग रहते हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट करके ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या विलेज पंचायत के थ्रू जो है उसमें छोटी छोटी ब्रिकेट मेकिंग फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है डिसेंट्रलाइज लेवल में, तब जा करके ये होगा। लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि यस चीड़ के जंगलों में ज़्यादा आग लगती है, पर मैं थोड़ा उसमें आइडिया करना चाहता हूँ कि चीड़ के जंगल के साथ साथ माना एक और भी नेचुरल फॉरेस्ट बहुत सारे हैं जो कि चीड़ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ भी फायर लाइन अगर नहीं आप वो करोगे, क्लाइमेट चेंज के कारण तो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो वहाँ भी आग लगेगी। तो ये नहीं है कि चीड़ के पेड़ में आग लगती है, आग तो हर जगह लग सकती है, पर चीड़ के पेड़ में ज्यादा लगती है क्योंकि पाइन के नीडल जो है दे आर ए वेरी गुड। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है फायर लाइन और जनता को साथ में जागरूक करना और फायर मैनेजमेंट का प्लान बनाना, और पूरे जो रिसोर्सेज हैं आपके, क्योंकि जो भी आदमी सरकार से सैलरी ले रहा है जो गांव वाले जो है फॉरेस्ट से जो बेनिफिट ले रहे हैं, उनकी ड्यूटी है कि जंगल की आग को बचाएं सब। सर, भारत में जंगल और जमीन या फिर जलवायु, उसके लिए काफी कुछ कहा जाता है, काफी कुछ ऐलान सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आधुनिक सिस्टम को, जैसे ड्रोन है, सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या इसका इस्तेमाल इस तरह के मैनेजमेंट में किया जाता है? बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो लोग बाग थोड़ा कहीं कहीं पे ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अपनी जगह पे उसका भी करो, लेकिन ड्रोन का बिल्कुल होना चाहिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी पैसा मिलना चाहिए और समय पे मिलना चाहिए, और फॉरेस्ट अफसर की ये ड्यूटी होनी चाहिए। मैं तो भी कहूँ कि एक डीएफओ, एक रेंजर, एक फॉरेस्ट गार्ड की जो वार्षिक प्रविष्टि होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR जो लिखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर ये होना चाहिए। नंबर 1 कि आपके जंगल में आग लगी कि नहीं लगी, आपके जनता के साथ कैसे आपने सहयोग किया, और तीसरा आपके यहाँ जो आपने एफोरेस्टेशन किया उसमें कितनी % सक्सेस रही है। सर, ICFRI देश में वानिकी अनुसंधान का सबसे प्रमुख संस्थान माना जाता है। आज इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, भारत में ICFRI तो 1986 में बना है और इसमें 10-12 इंस्टीट्यूट हमने खोले हर एक जगह में, पर जो ICFRI का जो मेन उससे पहले जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ट्रॉपिकल वर्ल्ड में सबसे पहला साइंटिफिकली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फॉरेस्ट मैनेज, साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इंडिया में जितनी भी आज आप फॉरेस्ट की टेक्नोलॉजी देखते हो, उसको सिल्वीकल्चर को कैसे प्लांट, कैसे ट्रीज को ग्रो करना है, कैसे उसको टेंडिंग करनी है, फिर कैसे उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसमें कितनी जो उसकी बॉटेनिकल रिसर्च है, जेनेटिकली रिसर्च है, वो सारी की सारी जो है वो ICFRI ने ही की थी। आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा जो चुनौती, हाँ, ये चुनौती है कैसे कि क्लाइमेट रिजिलेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। उसके लिए क्या करना है, जंगलों की जो हाइड्रोलॉजी है वो कैसे जो है उसको बचाया जाए ताकि पानी की किल्लत जो है हमारे लोगों को नहीं हो, ठीक है। और उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व किया जाए क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, कैसे हम ऐसी स्पीसीज को वो करें जो क्लाइमेट को रेजिस्ट करती हो, जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, जो है इस तरह के हमको ये करने हैं। दूसरा जो है कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री है, एग्रोफॉरेस्ट्री की कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और कैसे हम ऐसे प्लांट को लाएं, ऐसे उनको लाएं, ऐसे ट्रीज को लाएं ताकि जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट जो है बहुत अच्छी। हमारे कंट्री की फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी तो 0.5 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर है। इसको कैसे हम इम्प्रूव्ड वैरायटीज बनाएं, कैसे नई वो करें। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यूकलिप्टस का है, ऐसे ही जो है हम क्या ये पॉसिबल है कि जैसे लेंटाना है,
ठीक है, लेंटाना की वर्बिनिएसी फैमिली है और टीक की भी वर्बिनिएसी फैमिली है, मिलाइना आर्बोरिया बोलते हैं गमार, वो भी है। तो हमको जेनेटिक लेवल में बहुत आगे मॉलिक्यूलर रिसर्च की अब आवश्यकता है फॉरेस्ट में, और कैसे जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उसमें कैसे हम ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाएं ताकि हर एक कुछ भी चीज़ आ रही है फॉरेस्ट से, जैसे टिम्बर जो है बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, जब आप जाइए कारपेंटरों के यहाँ बहुत सारे पड़े रहते हैं। ऐसी एक होती है टेक्नोलॉजी जिससे कि बोर्ड भी बनते हैं, छोटे छोटे आप ले लो तो उसको फिंगर ज्वाइनिंग करके जो है वो बोर्ड जो है बनता है, तो उसका एक किलो एक ग्राम का जो टिम्बर है वो मिसयूज ना हो। हाँ। तो इस तरह से होलिस्टिकली हमको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे क्लाइमेट चेंज से निपटा जाए, कैसे ऐसी स्पीशीज को करें जिसमें कि वाटर की हार्वेस्टिंग हो, ये है। सर, कई बार यह सवाल उठता है कि ICFRI के कुछ संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक या अधिकारी उसी संस्थान में PhD भी करते हैं। क्या इससे हितों के टकराव या निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, या कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने आया? देखिए, ऐसा है कि यह आपने बिल्कुल एक बहुत उचित प्रश्न ये किया है कि जो ICFRI में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो चांसलर होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेक्शन 3 ऑफ द UGC के एक्ट में। यहाँ पे MSc के कोर्स हैं और PhD के प्रोग्राम होते हैं। तो ये ऐसे केसेस आए हैं पहले भी जबकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। आजकल मैं फिर से एक अखबार में पढ़ रहा था, तो पहले का एक केस था जिसमें एक VC थे, उन्होंने जो है अपने को जो है डिग्री दे दी और उसमें कुछ ऐसे स्टेप लिए जो कि अनडिजायरेबल थे। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गया, उसके बाद जो है वहाँ पे इसकी इंक्वायरी हुई है। उस इंक्वायरी इतनी दिनों तक चलती रही। जब मैं DG बना तो मेरे सामने आया, तो जब एकेडमिक काउंसिल में ले गए तो जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा सर ये तो जो है इसको अगर आप वापस नहीं लोगे तो हमारी जो है ये डिग्री जो है हम नहीं देख सकते, इसको विड्रॉ कर लेगा। और वैसे ही वो UGC से एक लेटर भी आया था, तो हमने एक DDG थे उनकी जो है फिर PhD जो है उनके हमने उसका ग्रेस जो है वापस लिया, उनको किया। अब आजकल अब इसको देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि एक डायरेक्टर की पोस्ट जब खाली हुई है अभी FRI के, जो डायरेक्टर जो है एक्स ऑफिशियल वाइस चांसलर भी है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें एक कंजर्वेटर को जो वहाँ पे हेड ऑफ द डिवीजन थी सिल्वीकल्चर की, उनको चार्ज दे करके उसको VC बनाया है। तो उसमें लोगों का कहना यह है, जो अभी अखबारों में आ रहा है कि उसमें वो PhD कर रही हैं अभी और वो VC भी हैं, तो ऑन पेपर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही। पर अगर ये एक दो महीने के लिए है, कोई डायरेक्टर आ रहा है तो फिर वो अपनी पोस्ट पे आ जाएंगी। पर मेरे ख्याल में मेरा ये कहना था कि उचित होता कि किसी उसी रैंक के ऑफिसर अभी अवेलेबल हैं वहाँ पे, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल वगैरह सीनियर लोग हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है और VC की पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी लेवल में डायरेक्टर की पोस्ट है, तो उनको चार्ज देना चाहिए था। तो मैंने प्रेजेंट DG को जब मेरे पास वो आया तो मैंने वो फॉरवर्ड किया, हमने कहा इसको आप हैंडल करो, क्योंकि वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा अभी कोई इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि उनको अभी DG अभी डिग्री मिल रही है। और ICFRI और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर सिस्टम है कि जो पहले वाली जो डिग्री जो वेट हुई थी उसमें तो बहुत वायलेशन पाए गए थे, पर इस वाले केस में तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी वेट एंड वॉच की वाली बात है। पर हाँ, इतना जरूर है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और किसी दूसरे को ही चार्ज देना चाहिए था जो कि उसी के समकक्ष पोस्ट में थे। सर, ऐसे मामलों में शोध की गुणवत्ता यानी रिसर्च की क्वालिटी और मूल्यांकन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंट के लिए तो यह है कि जो आदमी जिस पद पे है वो उसमें ईमानदारी से काम करे, है ना। और ट्रांसपेरेंस इसी जो है आती है आपके इंडिपेंडेंट व्यू से। आप जो है जब
किसी पोस्ट पे बैठते हैं, जब मैं किसी पोस्ट पे बैठता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ कि साइंटिस्ट हूँ कि क्या हूँ। मैं मेरिट के अनुसार डिसीजन लेता। अगर हर एक आदमी मेरिट के अनुसार डिसीजन ले तो उसकी जो गुणवत्ता है रिसर्च की, वो स्ट्रिक्टली अगर आपका सुपरविजन ठीक हो रहा है, अगर साइंटिस्ट जो है अपने को अकाउंटेबल फील करते हैं और डेडिकेटेड हैं, तो उसमें गुणवत्ता तो अच्छी रहेगी। और आईसीएफआर में बहुत सारी चीज़ों में अच्छी गुणवत्ता भी रही है, ऐसे नहीं है, अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छे फॉरेस्ट अफसर ने भी वहाँ पे काम किया है। सर, क्या आपको लगता है कि रिसर्चर्स जो हैं को विविध अनुभव प्राप्त करने के लिए अन्य दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मैंने तो अभी ये कहा है कि अभी एक सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च सर्विस बननी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बड़ी डिफिकल्टीज, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत इनोवेटिव काम की जरूरत है। यहाँ पे तो जो है वो है, स्टेटों में भी है, फील्ड में भी है। तो जो फील्ड का, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रिसर्च का स्ट्रक्चर है, एक दो स्टेट को आप छोड़ दो, जैसे केरल है, आपके थोड़ा मध्य प्रदेश में है, एक दो स्टेट को छोड़ करके देखो, हमारे पास जो है कोई अच्छे एक रिसर्च का सेटअप स्टेटों में है ही नहीं। और जो आईसीएफआर के इंस्टीट्यूट हैं उनके पास इतनी वेरविदल भी नहीं है, ना इतना पैसा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च सर्विस बना करके, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक सब कार्टर बना करके, उसमें एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट को, जैसे कि जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनी थी 66 में, उनको लिया गया था, ऐसे ही एक सब कार्टर करके या सब कार्टर बना करके, फिर वही जो है वो लंबे समय तक रहेंगे, वो समझेंगे रिसर्च को, और फिर जा करके वो स्टेट में भी जो है, जो हेड ऑफ द रिसर्च होगा वो यही यहाँ का साइंटिस्ट होगा। फिर उसी तरह से वहाँ पे डिफरेंट जो है मतलब डिसिप्लिन करने पड़ेंगे। कहीं इको टूरिज्म कराना है तो कहीं ज़्यादातर जेनेटिक काम करना है, जहाँ ट्राइबल के साथ काम करना है वहाँ सोशो इकोनॉमिक एक्सपर्ट लगेंगे, कहीं इकोनॉमिक असेसमेंट करना है वो चलेगा। तो ये होना चाहिए। और सेंट्रल, नहीं तो एक जैसे आईसीआर में एक है सेंट्रल फॉरेस्ट्री, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस है, पर वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो पूरी स्टेटों में क्या है, वो उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोल दिए हैं। पर फॉरेस्ट्री की रिसर्च जो है स्टेट लेवल में अगर करनी है तो सेंट्रल सर्विस के रूप में भी ये हो सकता है, और यही साइंटिस्टों को वहाँ पोस्ट करके इनको करना चाहिए। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था को कैसे देखा जाता है? क्या भारत को कुछ सुधारों की आवश्यकता है? भारत को, जैसे मैंने कहा कि सुधार तो हमेशा होने चाहिए। और देखो, चेंज इज इनएविटेबल एंड चेंज इज ए मस्ट। हर चीज़ को हमको अंदर झांकना चाहिए, हम कितने गहरे पानी में हैं, कितनी जनता की एस्पिरेशन से हम जो है खरे उतर रहे हैं, या अपना टाइम पास कर रहे हैं। सही बात है। सरकार में तो ये है कि लोग बोलते हैं यार चलो अपने 4-5 साल यहाँ निकालो, साइंटिस्ट बोलते हैं 2-4 एक पेपर निकाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको डेडिकेटेड रूप में काम करना चाहिए। हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट भी हैं, ऐसे फॉरेस्ट अफसर भी हैं, पर अब रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, जैसे 1986 में भी ये था कि एक डेडिकेटेड रिसर्च सर्विस बनाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। सर, अगले 10 से 20 सालों में भारत के जंगलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? यही है, उनकी एग्जिस्टेंस की चुनौती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको, देखिए, डेवलपमेंट और ये एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को बैलेंस आउट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब आप देखो, जो माइनिंग है, स्पेशली आयरन, कोल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 4 ऐसे मिनरल हैं जो कि एसेंशियल हैं देश के लिए। अगर देश को आगे बढ़ना है तो स्टील तो चाहिए ना, तो आयरन चाहिए। पर आपने देखा है, आप ये देखोगे कि जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसी के नीचे ही मिनरल है। तो या तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ, जैसे कि आपका जोनसबर्ग है, आपका स्टॉकहोम है, ये शहर बसे हैं माइनिंग के ऊपर। या तो आप अंडरग्राउंड माइनिंग की ऐसी टेक्निक लाओ तो वो होगा। तो आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है जरूरी है, माइनिंग में बहुत जरूरी है, ताकि फॉरेस्ट जो है बचे रहे। और जनता की भागीदारी
और इसको रोके रखना, क्योंकि फॉरेस्ट में हमारी जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि आपके 140 145 पता नहीं कि कब इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइज करेगी, उसके लिए आपको भोजन भरना है, उसके लिए पानी चाहिए, तो वो तो जंगलों से आ रहा है। तो इसलिए क्लाइमेट रेजिलेंस डेवलपमेंट अप्रोच भी होनी चाहिए। अब क्या है कि हर एक आदमी को ये करना पड़ेगा कि कैसे क्लाइमेट रेजिलेंस से हम अपने को सुधारें, उसी से देश सुधरेगा, उसी से वन सुधरेंगे, उसी से विकास सुधरेगा। सर मान लीजिए कि आपको आज की डेट में ICFRE का नेतृत्व फिर से संभालने के लिए मिले, तो आप सबसे पहले 3 सुधार कौन कौन से करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये सुधार करूंगा जो मैंने वहाँ स्टार्ट किए थे कि फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया के मैंने जो है दोबारा से उसको रिवीजन करने की कोशिश की सी है। वो काम जो है उसमें हर एक फॉरेस्ट टाइप में उसको कैसे हम लिंक करें जनता के हितों से और क्लाइमेट चेंज के हितों से, और कैसे हम पानी और बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करें। एक दूसरा, मैं हमेशा से ये कहा हूँ कि क्लाइमेट रेजिलेंस और फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में जो भी हमारी रिसर्च अभी तक हुई है फॉरेस्ट्री की, उसको हम अभी तक कंज्यूमर तक नहीं ले गए। मैंने एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्कीम शुरू की थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी फाइलों में, पुरानी रिसर्च ऐसी है जिनको कि फिर हम लोगों ने जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्कीम के थ्रू किया था। पर मैं तो तीसरा जो फोकस होगा वो होगा जनता की टोटल भागीदारी के साथ काम करना पड़ेगा, और एक कंपोजिट एक रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि यूनिवर्सिटी के लोग हों, जैसे आपने कहा था हमारे लोग वहाँ जाएं, वो हमारे यहाँ साथ आएँ, ICFRE है, ICR है, CSIR है, एक कंसोर्शियम बेस रिसर्च जो है होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो ट्रेन जो है साइंटिस्टों को भी ट्रेन करना चाहिए, उनका एक्सपोजर होना चाहिए, और ऐसे रिफॉर्म होना चाहिए कि साइंटिस्ट जो है और जो भी फॉरेस्ट्री रिसर्च में काम कर रहे हैं वो रियली कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारे GDP में अभी हमारे पास 24% ऑफ द लैंड मास है। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई फॉरेस्ट का GDP क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो रिसर्च क्या होनी चाहिए। मैं इको टूरिज्म का बहुत ज़बरदस्त ढंग से सपोर्ट करना चाहता हूँ। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कैसे प्रोडक्टिविटी लिंक करो, उसमें क्या रिसर्च होनी चाहिए। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे नेशनल लेवल में इनका होना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट का जो है GDP जो है इंक्रीज हो और उस GDP का एक हिस्सा जो है लोकल लोगों को मिले। यही होना चाहिए। हमने अपनी इनिंग तो पूरी कर दी है, पर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमारा तो कोई अगर हम कोई मंत्री बनते तो हम कुछ कर सकते हैं इससे जुड़ा है। अब नहीं अब जो लोग हैं उनको ये करना चाहिए, जो भी DG बने या जो भी वो कुछ बने। पर मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले रिफॉर्म होना चाहिए ICFRE को, जो 91 में जो पहले जब ये ऑटोनोमस बनी थी उसमें ये था कि दूसरा एक जाएगा कैबिनेट नोट, उसमें इसको एक डिपार्टमेंट का दर्जा देना नितांत आवश्यक है। और मैं तो ये कहूँगा इस तरह की ICFRE कि ये जो है ये लंगड़ी ICFRE है। ये एक न पैसा इतना ज़्यादा है क्योंकि वो मिनिस्ट्री के बजट से मिलता है। जब ये सेपरेट डिपार्टमेंट बनेगा तो सबसे बड़ा रिफॉर्म ये होना चाहिए। अगर मैं कभी ये मेरे को अगर कोई मौका मिलता तो मैं इसी के पीछे लगता कि इसको डिपार्टमेंट बनाओ, नहीं तो इसको बंद कर दो। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में ICFRE को इनोवेटिव होना चाहिए, दूर का होना चाहिए, और इसको वो पोजीशन मिलनी चाहिए ताकि ये जो है जनता की हितों के अनुसार अपने कंट्री का जो है GDP बढ़ाए फॉरेस्ट से, और एक ऐसी प्रोडक्टिविटी और ऐसी हम बात करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज और जो बहुत सारी इमर्जिंग इशू है उसको हम टैकल कर सकें। सर आपके पूरे सर्विस पीरियड में सबसे इंटरेस्टिंग जंगल या वन्य जीव दोनों में से कोई ऐसी घटना जो मतलब जिसने आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाया हो? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो आप, मेरी एक किताब है क्वेस्ट फॉर सिविलिटी, उसको मैं आपको देता हूँ, आप उसको पढ़िए। पर जो मैंने जो सीखा है कि मैंने हमेशा ये देखा है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग से गया था, मसूरी एकेडमी से मैं गया था स्टेट में, उसके 1 साल के बाद मेरे को जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर बनाया गया, और असिस्टेंट कंजर्वेटर बनने के बाद जो है 3 महीने बाद जो है पूजा की हॉलीडे पड़ती है त्रिपुरा में, तो DFO साहब जो थे वो छुट्टी चले गए, तो मेरे को DFO को चार्ज मिला।
तो मेरे हेड क्लर्क ने मेरे से 2 बातें की कि सर ऐसा है, साहब जो है, डीएफओ साहब जो है ना, वो हर एक चीज़ को बड़े देखते हैं, तो इतने मास्टर रोल को चेक करने में बिजी रहते हैं कि वो जो है किसी, अभी जब नई वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी थी और लोगों की जो है सर्विस बुक ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसमें जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मैंने एक सर्विस बुक में साइन किए, तो उसमें लिखा था 26 साल। एक उपेंद्र शब्दकार थे और वो हमारे रेस्ट हाउस में थे। तो एक दिन वो आए, उन्होंने कहा सर आज मेरी लड़की की शादी है, मिठाई। मैंने कहा 26 साल वाली कैसे शादी है? तो ये लोग क्या थे, वो आए थे जन्मपत्री के बेसिस पे हुई थी। तो सबसे पहले तो हमको एक ये मिला है कि जब भी आप कोई भी काम करो तो आंखें खोल के आपको काम करना चाहिए ऑफिसेस में। ठीक है। दूसरा मेरे को सीख क्या मिली थी, उसी समय की बात है कि उसी समय जब गवर्नमेंट आई थी, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को दिए 9,000 10,000, क्योंकि वो उस समय उन्होंने कहा इसमें ठेका नहीं होगा। अब उन्होंने एक लिस्ट बना दी है कि जो फॉरेस्ट ट्रेड लाइसेंस लेगा, एक फीस होती है, वो ट्रेडर बन जाएगा फॉरेस्ट ट्रेड लाइसेंस लेके। तो उसमें क्या करते थे, हम छोटे मोटे काम उनको देते थे। तो एक को हम लोगों ने काम दिया था एक रिंगवेल बनाने का। रिंगवेल, वो जो जंगल में जैसे फॉरेस्ट बीट होता है ना, वहाँ पे उसके लिए पानी के लिए कुआं खोदते हैं, वहाँ वाटर लेवल काफ़ी हाई है। तो जब वो रिंगवेल बन गया तो एक अलकास मियाँ एक फॉरेस्टर था और उसने क्या किया, उसने बोला वो जाना था 9 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर अंदर। तो अलकास मियाँ वो आया मेरे पास जब मेरे पास चार्ज था, बोला साहब मैं डीएफओ साहब को कई बार बोल चुका हूँ, ये सुनने रहे हैं, ये मेरी एमबी नहीं बना रहा, रेंजर या फॉरेस्टर एक मेजरमेंट बुक बनती है ना, मैंने बना दिया। वो रिंगवेल लगभग 11,000 रुपए का था उस समय 81 में। हमने भाई उसको बुलाया, अलकास मियाँ बोले, वो फॉरेस्टर थे, सर इसने 7 रिंग डाले हैं, उसमें 9 पड़ते हैं ना, उसमें उसके जो रिंग होते हैं ना सरिया के, उन 9 पड़ते हैं कि 11 पड़ते हैं। उसने कहा इसने 7 डाले, मैं कैसे करूं? बोला थे मैंने तो 11 डाले हैं या 9 डाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है बुलाओ। फिर मैंने रेंजर को बुलाया, फिर मैंने सुना ये क्या बात, बोला सर ये तो फॉरेस्टर तो बोल रहा है कि ये ऐसी बात है, ये तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है तुम आओ। फिर वो आए एक दिन, मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं रिंगवेल आऊंगा, मैं इतना दूर से चलूंगा, अगर रिंगवेल में टूटेगा फिर, क्योंकि वो कह रहा है 7, तुम कह रहे हो 9 है एज पर एस्टिमेट। अब तुम बताओ, अगर मैं तोड़ता हूं, तोड़ने का अगर 7 निकले तो तुम दोगे और फिर बनाओगे, और अगर 9 निकले तो अलकास मियाँ बोला यस सर बिल्कुल मैं करूंगा। हमने कहा ठीक है। अब एक हफ्ते बाद हम गए वहां पे, हथौड़ी वोटे लेके वो आ गया लड़का, वो भी लड़का 25-26 साल का था, वो भी आ गया, अलकास मियाँ आ गया। अब जैसे ही उसने वो निकाले, वो 2-1 लेबर आए और उसने जो है वो नीचे गए, वो तो अब उसको तोड़ने के लिए, अलकास मियाँ के पाँव कांपने लगे और एकदम मेरे पाँव में पड़ गया कि सर जो है माफ करना, मैंने तो झूठ बोला। तो ये सब चीजें मैंने सीखी है ना, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। अब मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया कि कभी ना अपने नीचे वाले की पूरी वो सुनो और न कभी उसको दुत्कारो। जो आप काम कर रहे हो उसको सही ढंग से आप करोगे, खुले दिमाग से करोगे तो आपका काम अच्छा ही होगा। और मैं मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी 17-18 साल रहा हूँ, मैं फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन कमिश्नर रहा हूँ त्रिपुरा में। तो वहाँ भी मैंने एग्रीकल्चर में भी जो है 1 साल में मैंने इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई केवल एक काम करके। जैसे मैंने लोग सीखा है कि अगर आप फार्मर को सही समय पे खाद और वो दे दो बीज। अब जो एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन ऑफिसर है, जो खाद का जो होते हैं ना, उनके जो जगह जगह होते हैं गाँव के आसपास जो है शहरों में छोटे छोटे उसमें कस्बों में,
तो उसमें क्या होता है कि वो उनकी ड्यूटी है 7 बजे आने की और 1 बजे तक फिरते थे। वो अगरतला से दूर में एक दिन गया टूर में, वहाँ देखा कोई 11-12 बजे तक लोग बेचारे बाहर बैठे हैं फार्मर धूप में, वो आए नहीं। मैंने जो है लाइन से आप वापस आने के बाद सब सस्पेंड कर दिया और जैसे ही सस्पेंड किए उसके बाद वो आने लगे और वाकई में फिर उसके बाद जो है 1 साल में हमारी 45,000 मेट्रिक टन की प्रोडक्टिविटी मैंने 1 साल में बढ़वाई है। तो लोग कह रहे साहब तो केवल इसी कारण वो फार्मर, अभी मैं वहाँ बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं जब जाता हूँ तो वो मेरे से मिलने आते हैं, तो ये मैंने सीखा है। सर, वन संरक्षण कंजर्वेशन या पर्यावरण के क्षेत्र में करियर बनाने वाले नए युवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश दूंगा कि एक अगर आपको नेचर में काम करने का आकांक्षा है तो उसमें क्या है कि जब आप फॉरेस्ट में काम करते हो तो आपको तो एक टूरिज्म वैसे ही हो रहा है, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है और साथ में आप काम भी कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है। सो नेचर में अगर आपका कमिटमेंट है तो आप उसमें आप आइए और ये अच्छा इसमें है। आप चाहे साइंटिस्ट बनते हैं चाहे फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हैं, पर फॉरेस्ट में भी बहुत सारे ब्रिटिश पीरियड के ज़माने का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लॉड है, तो उसको चेंज करना चाहिए। और मैं जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में, मैंने टोटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया है। जो ACF थे उनको ऐसे ही मतलब बिठा के रखते थे, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हमने बनाए हैं, तो पूरी बॉर्डर एरिया में स्मगलिंग में बहुत कमी हुई है। त्रिपुरा में 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा टीक जो है वहाँ जाता था। फिर मैंने टीक को लगाने के लिए मैंने वहाँ स्टॉप किया, पर मेरे कहने का मतलब है कि नए लोग आए तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये आज के वीडियो में वन और जलवायु की गहन ज्ञान रखने वाले डॉक्टर BK बहुगुणा से हमने बहुत सी बातें जानी, लेकिन ये बात इसी वीडियो में समाप्त नहीं होती। अगली वीडियो में डॉक्टर बहुगुणा से और भी बहुत सारी बात जानेंगे, इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल जंगल की और गहरी बातें होने वाली हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।